बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारी आज की ये वीडियो जो है एक्चुअली अपने उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन रिसर्चर्स के लिए है जिनको भी मेरी आवाज़ जा रही है कि वो रिव्यू पेपर लिखना चाहते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च के बारे में क्रिटिकल सिस्टमेटिक रिव्यू करना चाहते हैं। तो रिव्यू पेपर में उनको मुश्किलात दरपेश आती हैं। मैंने बहुत से ऐसे रिसर्चर्स देखे हैं जो नॉवल रिसर्च या कोई नया काम जो है उसको करते हैं और बड़ी आसानी से उसका पेपर पब्लिश कर लेते हैं, लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ होता ये है कि रिव्यू पेपर जो है वो नहीं लिखवाया जाता बैचलर लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि लेटर स्टेजेस में जब हम पीएचडीज में जाते हैं तो हमें जब एक क्रिटिकल रिव्यू करना होता है, एक पोटेंशियल रिसर्च गैप निकालना होता है अपनी पीएचडी के लिए, तो तब हमें ख्याल आता है कि हमें एक डिटेल्ड रिव्यू करना है, एक रिव्यू पेपर निकालना है और उस रिव्यू पेपर की मदद से पोटेंशियल रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन यूनिवर्सिटीज़ में रिव्यू पेपर लिखने की बाइंडिंग है, मतलब कि वो आपको फोर्स करते हैं कि आप रिव्यू पेपर लिखें बिफोर गोइंग टू योर नॉवल रिसर्च, या एक सरसरी सा रिव्यू ना करें बल्कि आप एक पेपर निकालें उसमें, तो ये बड़ी ज़बरदस्त और प्रोफेशनल अप्रोच है किसी भी रिसर्चर के लिए कि वो किसी काम में कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहा है तो उससे पहले एक क्रिटिकल रिव्यू कर ले रिसर्च का। पेपर्स बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पे, इवन के पीएचडी लेवल पे भी निकल जाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी पेपर्स नहीं होते या उसके रेलिवेंट टू सम एक्सटेंट काम मौजूद होता है, बस दाएं पाएं हेरा फेरी करके तो जर्नल में पेपर्स को पब्लिश कर दिया जाता है। रिव्यू पेपर का ये फ़ायदा है कि रिव्यू पेपर की मदद से आपको एक लिटरेचर का ओवरव्यू मिल जाता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। आपके पास जब डाटा आ जाता है मुख्तलिफ फॉर्म्स में, तो आप उसको देख के एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्या बता रही है, किस चीज़ की कमी है, कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया के किस मुल्क में क्या मसला है। अगर उसको कंपेयर किया जाए तो एशियन रीजन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यूरोपियन रीजन में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें आपको क्रिटिकल रिव्यू से मिलती हैं। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि जब भी आप कोई काम शुरू करने लगे रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, तो रिव्यू लाजमी करें। अब जो लोग रिव्यू पेपर लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं और उनको प्रॉब्लम पेश आ रही है कि रिव्यू होता क्या है, एक्चुअली एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है रिव्यू पेपर के हवाले से कि रिव्यू इज़ जस्ट अ रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, के आप किसी टॉपिक के हवाले से 500-600 पेपर्स पढ़ के उनको इकट्ठा करके उनका डाटा प्रेजेंट कर दें, दैट इज जस्ट अ रिव्यू। नो, दिस काइंड ऑफ रिव्यू वाज एक्सेप्टेबल 10 to 15 years बैक। अब एडवांसमेंट आ चुकी हुई है, जर्नल्स जो है उन्होंने अपने क्राइटेरियाज को बड़ा सख्त कर दिया है। वो सिस्टमेटिक रिव्यूज़ मांगते हैं, वो ऐसा रिव्यू जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कोई एनालाइज करके एक नई आउटपुट देते हैं, कोई रिसर्च गैप, पोटेंशियल रिसर्च गैप उसमें से आइडेंटिफाई करके देते हैं। तो ऐसा रिव्यू कि जस्ट आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर किसी काम के हवाले से कि भाई इस टॉपिक पे क्या क्या काम हुआ है उसको आपने इकट्ठा करके प्रेजेंट कर देना, इज नॉट जस्ट अ रिव्यू। तो मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूँ कि एक रिव्यू पेपर में क्या होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जिस टॉपिक पे काम करने लगे हैं उस टॉपिक के हवाले से आपने लिटरेचर को अच्छी तरह खंगालना है। अच्छी तरह खंगालने का मुराद ये है कि आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उसके रेलिवेंट, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसके रेलिवेंट जितने भी जर्नल्स हैं, आप उनकी एक इन्वेंट्री डेवलप करें। उस इन्वेंट्री की मदद से फिर वन बाय वन हर जर्नल में से आप गुजरें, उस टॉपिक को हर जर्नल में सर्च करें, हर जर्नल से उसके रेलिवेंट जितने भी रिसर्च पेपर्स आपको मिलते हैं आप उनको पाइल अप करें। पाइल अप करने के बाद आपने क्या करना है, इन रिसर्च पेपर्स को आपने जस्ट पीडीएफ फॉर्म में अपने फोल्डर के अंदर नहीं रख लेना, बल्कि आप उसकी प्रॉपर लाइब्रेरी बनाएं। वो लाइब्रेरी किस में बनाएं? मेंडले में बनाएं। मेंडले की मैंने एक वीडियो जो है आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। मेंडले का मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल बना के आपको बताया है कि मेंडले पे किस तरह लाइब्रेरी बनाई जाती है, और फिर उस लाइब्रेरी से उस जो भी आपके पास डाटा उस लाइब्रेरी में मौजूद होगा उसको आप किस तरह अपने पेपर के अंदर उससे रेफरेंसिंग कर सकते हैं।
तो वो वीडियो आप लाजमी देखें। मेंडले आप सीख जाएंगे, मेंडले आप इंस्टॉल करना आपको आ जाएगा, मेंडले में लाइब्रेरी बनाना आपको आ जाएगी और उस लाइब्रेरी से, उस मेंडले से रेफरेंसिंग कैसे करनी है और उसको कैसे अपडेट रखना है, ये चीज़ें भी आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहला काम एक्सटेंसिव रिव्यू और डेवलप करें आप क्या, उसके साथ लाइब्रेरी। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो बेहतर रहेगा, लाइब्रेरी ऑन मेंडले। मेंडले का ट्यूटोरियल आप देखेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, इन्वेंट्री बन गई हमारे पास, लिटरेचर आ गई, सारी लिटरेचर को हमने इकट्ठा कर दिया। अब उस लिटरेचर में से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट आपने डेवलप करना है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट ये हो सकता है कि एक तो पेपर का फॉर्मेट हो गया एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के बाद मेथोडोलॉजी आ गई, मेथोडोलॉजी के बाद आपके रिजल्ट्स, डिस्कशन और कंक्लूजन, रिकमेंडेशन आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट तो आपका ठीक है जी के 100, 150, 200 वर्ड्स में आपने कन्फाइन कर दिया। इंट्रोडक्शन में आपने क्या किया कि इंट्रोडक्शन में आपने उस रेलिवेंट टॉपिक के हवाले से कुछ एक्सप्लेनेशन की और इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि आप अपने इस रिव्यू पेपर में लास्ट एक पैराग्राफ 4 से 5 लाइंस का आपने लिखना होता है, जिसमें आपने बताना होता है कि आप क्या कर रहे हैं इस रिव्यू में। बेसिकली आपने इस सारी लिटरेचर को देखा है, इसको खंगालने के बाद आपने इसमें क्या किया है, आपकी इनपुट क्या है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा पेपर था जिसमें आपने कोई ऐसा टॉपिक था जिसमें कुछ फैक्टर्स थे बहुत सारे और उन फैक्टर्स पे दुनिया में बेशुमार काम हुआ है। तो आपने क्या किया, उन दुनिया के तमाम फैक्टर्स को इकट्ठा किया और आपने बताया कि 10 ऑथर्स दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने इस फैक्टर को नंबर 1 रैंक किया है, 5 दुनिया के ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने इस फैक्टर को नंबर 2 रैंक किया है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने उस सारे डाटा को इकट्ठा किया और उस कलेक्टिव डाटा की बेस पे आपने एक रैंकिंग और एक इन्वेंटरी डेवलप की। अब उसमें चाहे आप कोई भी टेक्निक अप्लाई कर लें रैंकिंग की, चाहे वो RII जो यूजुअली इस्तेमाल होता है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस इंडेक्स, सिविरिटी इंडेक्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस तरह की चीजें कर लें आप, या एक और टेक्निक है जेंक्स ऑप्टिमाइजेशन। जेंक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या करती है कि चीज़ों को क्लासेस में डिवाइड करती है और उसकी रैंकिंग कर देती है। तो बेसिकली ये टूल टेक्निक्स आप अपने रिव्यू पेपर में इस्तेमाल कर रहे हैं। रिव्यू आपने पहले कर लिया, लिटरेचर और डाटा आपने इकट्ठा कर लिया, फिर उसमें अपनी कोई टेक्निक अप्लाई करके उसी रिव्यू से रिजल्ट आपने अखज़ करना है। तो ये एक सिस्टमेटिक रिव्यू है, एक आउटपुट जनरेशन की तरफ जाता है आपका रिव्यू। इस किस्म का रिव्यू जो है वो जर्नल्स जो है वो यूजुअली प्रेफर करते हैं और डिमांड करते हैं। तो इन शॉर्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए, इसके अंदर स्पेसिफिकली आप टेबल्स और फिगर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा टेबल या कोई ऐसी फिगर जो आप खुद जनरेट कर रहे हैं वो तो ठीक है, उस लिटरेचर से आप खुद भी जो फिगर्स और टेबल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन रिव्यू के अंदर एग्जिस्टिंग लिटरेचर में अगर आप करते हैं कि जी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिगर्स या टेबल्स हैं उनको जब आप कोट करेंगे तो आपको उसके साथ प्रॉपर रेफरेंस भी देना होगा। रिव्यू पेपर में अगर आपने ग्राफिकली या फिगर की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में कोई रिजल्ट जनरेट कर लिया तो यू विल बी सक्सेसफुल इन पब्लिशिंग दैट रिव्यू पेपर इन अ हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। तो कोशिश करें कि जो आप उससे अखज़ कर रहे हैं या ऑलरेडी जो आपके पास, क्योंकि टेबल्स और फिगर्स जो है वो जर्नल्स प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि आप लंबी लंबी कहानियां लिखें, आप डाटा को कन्फाइन करने की कोशिश करें। जितनी कम स्पेस में जितना ज़्यादा एक्सटेंसिव रिव्यू आप कर लेंगे वो उतना वैल्यूएबल होगा उस पेपर के लिए। फिर डियर स्टूडेंट्स बात आती है लेंथ की। अब जब लेंथ की बात आ गई कि आपका रिव्यू पेपर कितना लंबा होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस कितने होने चाहिए, वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसलिए है कि एक ये कॉन्सेप्शन भी पाया जाता है कि यूजुअली रिव्यू पेपर्स बड़े लेंथी होते हैं, यानी कि आपने लिटरेचर का रिव्यू करना है तो जितना लेंथी हो उतना
ज़बरदस्त है। ये बात तो आइडियोलॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली ठीक है कि रिव्यू जो है वो जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना वो ज़्यादा इन डेप्थ रिव्यू होगा और उसकी वर्थ ज़्यादा होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सीड किया हुआ रिव्यू पेपर मसला भी बना देता है। किस में मसला बनाता है? जब आप उसको पब्लिश करने जाते हैं तो जर्नल्स की जो रिक्वायरमेंट है फॉर्मेट की, टेक्स्ट की, लेंथ की, वो आप मीट नहीं करते, आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहे होते हैं। तो रिव्यू पेपर में अब लेटेस्ट टाइम पे ये आर्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया है कि आपने अपना रिव्यू भी एक्सटेंसिव रखना है और उसको कम से कम स्पेस में कवर अप भी करना है। तो वही जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि उसमें फिगर्स, उसमें टेबल्स को इस तरह इंडक्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन आ जाए और कम से कम वो स्पेस ऑक्यूपाई करें। तो लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Before going to construct your review paper, you must check out all the journals and their requirements for the page limit, for the word count. बल्कि इनफैक्ट आप एक एक चीज पढ़ें उस जर्नल की कि वो क्या रिक्वायरमेंट मांगता है। और जब आप इसमें अपना रिव्यू कर रहे होते हैं तो अब एक इन्वेंट्री बनाएं, एक्सेल पे बना लें कि आपने किस जर्नल के पेपर्स को ज़्यादा पढ़ा है। यानी कि आपने अगर 200 पेपर्स को रिव्यू किया है 200, तो उस 200 में से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कितने पेपर हैं, यूरोपियन जर्नल के कितने पेपर हैं, एन शम्स के कितने पेपर हैं, या कोई और बिल्डिंग मटेरियल्स के कितने पेपर हैं। तो ये जब आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी तो जिसकी ज़्यादा साइटेशन होती हैं कोशिश करें कि उसी जर्नल में आप भेजें, क्योंकि जब जर्नल का एडिटर या उसका रिव्यूअर उसको देखता है तो अच्छा इम्पैक्ट जाता है उसके ऊपर कि इसने हमारे जर्नल से ज़्यादा साइटेशन की है। और वो यूजुअली अपने जर्नल्स को कहीं ना कहीं रैंक कर रहे होते हैं, उसकी कोई ना कोई रेपुटेशन होती है, तो वो उस हिसाब से भी उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिस्टमेटिक रिव्यू क्या होगा? सिस्टमेटिक रिव्यू मैं आपको बता चुका हूं कि आपने प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से उसको डेवलप करना है, उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है और फिर एज इट इज रिव्यू, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर को बस उठा के उसका प्लेजरिज्म खत्म करके आपने छाप नहीं देना, बल्कि सिस्टमेटिक वे में कोई टूल टेक्निक अप्लाई करके उसमें से आपने कोई रिजल्ट अखज़ करना है कि ये क्या कह रहे हैं। कंपैरिजन करें, रीजन्स का कंपैरिजन करें, जियोग्राफिकल लोकेशंस का कंपैरिजन करें, कोई मटेरियल है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन करें। इस तरह के मुख्तलिफ कंपैरिजन जब आप करेंगे तो दैट विल बी अ सिस्टमैटिक रिव्यू। और फिर आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस बतानी है कि आपको क्या समझ आ रहा है इस रिव्यू से, आप क्या देख रहे हैं कि ऐसा क्या काम है जो पहले नहीं हुआ, या हुआ है तो किस फील्ड में ज़्यादा चले गए हैं रिसर्चर्स और किस फील्ड को उन्होंने इग्नोर कर दिया है। तो जब आप इस तरह क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाएंगे तो आप पोटेंशियल रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। पोटेंशियल रिसर्च गैप, अगर आप स्टूडेंट हैं और अपना प्रोजेक्ट खुद करना चाह रहे हैं तो आपने बड़ा डिप्लोमेटिक अंदाज में, बड़ा कन्फाइंड अंदाज में कि ऐसा हो कि ये भी इस्टेब्लिश हो जाए कि रिसर्च गैप क्या है और ये भी पता ना चले कि आप आगे क्या करने लगे हैं अपने प्रोजेक्ट में। लेकिन अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेस्ट रिव्यू एंड फॉर प्रोवाइडिंग द फ्यूचर जनरेशन अ गुड रिसर्च गैप, इस पर्सपेक्टिव में आप रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको पोटेंशियल रिसर्च गैप्स उसमें से निकाल के बताने होंगे कि भाईजान रिसर्चर्स जो है वो ये काम करना भूल गए हैं, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, प्रोजेक्ट्स के अंदर सिग्निफिकेंस है, या सोसाइटी के अंदर या उसके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अगर रिसर्चर्स इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं तो ये बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो दैट इज योर रिसर्च गैप जो आपके रिव्यू पेपर के अंदर होना चाहिए। अगेन मैं आपको जियोग्राफिकल लोकेशंस का पहले ही बता चुका हूँ कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई 100 पेपर्स पढ़े हैं, इन 100 पेपर्स के अंदर 50 पेपर्स एशिया के थे, 20 पेपर्स यूरोप के थे, 15 पेपर्स जो थे वो ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से थे, 10 पेपर्स ऐसे मिडिल ईस्ट के थे, या जो भी आपके पास जियोग्राफिकल लोकेशन आपके पेपर्स की आती है। फिर आप जब जियोग्राफिकल लोकेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एशियन कंट्रीज में इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव क्या मसाइल ज्यादा प्रोमिनेंट है। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जिनमें फंडिंग का मसला नहीं है, पैसे का मसला नहीं है, एजुकेशन इश्यूज नहीं है, कल्चरल प्रॉब्लम्स उस तरह नहीं है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस उस तरह नहीं है,
तो वहाँ के मसाइल और एशियन कंट्रीज जहाँ पे इकोनॉमी भी वीक होती है, जहाँ पे जो आपकी आवाम है वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती, लेवल ऑफ एजुकेशन वो नहीं होता, फिर आपको यहाँ जो लैंड एक्विजिशन के मसाइल आ सकते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको यूरोपियन और जहाँ पे ज़्यादा कानून का नफाज प्रोमिनेंटली होता है वहाँ पे वो पेश आए। तो ये जियोग्राफिकल लोकेशन का कंपैरिजन आपके टॉपिक के पर्सपेक्टिव से अगर उसको सूट करता है, अगर आपका टॉपिक ही ऐसा है, कोई केमिकल कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं आप, कोई फिजिक्स का कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें जियोग्राफिकल लोकेशन की जरूरत नहीं है। ये मैं जनरली उस पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि अगर जहाँ सूट करता है वहाँ पे आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप अपनी फील्ड के हिसाब से कोई और कंपैरिजन उसमें डाल सकते हैं। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स, डियर स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं उसमें कौन कौन सी टूल्स, कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई हुई हैं आज तक, उन सबको इकट्ठा कर लें और बता दें कि यार बेस्ट टेक्निक जो है आज तक जितने भी रिसर्चर्स ने काम किया है उसमें ये टेक्निक है। क्यों ये टेक्निक है कि इतने रिसर्चर्स ने इस टेक्निक को अप्लाई करके स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। तो टूल्स एंड टेक्निक्स का कंपैरिजन भी एक रिव्यू के अंदर एक नई चीज़ होती है। इसकी बेस पे जो रिसर्चर आइंदा काम करने लगेगा वो इसको बेस बना के वो स्पेसिफिक टूल या वो स्पेसिफिक टेक्निक अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगेन रिपीट हो गया, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लास्ट में जब आप अपना रिव्यू पेपर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, अगेन जर्नल को आपने पहले देखना है। यहाँ मैंने लास्ट में लिखा हुआ है जर्नल सबमिशन, लेकिन टेक्निकली मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था कि पहले आप देखें जर्नल्स होते क्या है, कौन कौन से जर्नल आपकी फील्ड के रेलिवेंट है। इससे दो बातें होंगी, एक तो आप उसकी इंस्ट्रक्शन, उनकी हिदायत पढ़ लेंगे पहले पेपर बनाने से, पेपर को कंस्ट्रक्ट करने से। दूसरा, आपके पास इन्वेंटरी डेवलप हो जाएगी कि किन जर्नल्स को मैंने फोकस करके उनसे पेपर्स डाउनलोड करके उसका रिव्यू करना है। तो जर्नल सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, इवन कि मैंने खुद भी इस तरह की मुश्किलात मुझे पेश आई हैं कि जर्नल सबमिशन जो है मैं सबसे लास्ट में जाके जर्नल्स को देखता हूँ, उनकी इंस्ट्रक्शंस को देखता था, तो मुझे प्रॉब्लम ये आती थी कि वो फिर पेपर जो है उनके फॉर्मेट, उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता था और वो मुझे उस पर डबल काम करना पड़ता था। तो इसलिए जर्नल सबमिशन, जर्नल को टारगेट करें, उसको फोकस करें, उसकी इंस्ट्रक्शंस को देखें और उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अपना रिव्यू पेपर डिज़ाइन करें। एट द एंड आई वुड से थैंक यू वेरी मच, और साथ ही मैं आपको कहूँगा कि मैं फ्यूचर में आपको मज़ीद कुछ टिप्स देना चाहूँगा रिसर्च पेपर्स के हवाले से, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के हवाले से। इसलिए मेरा चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और चीज़, मेंडले का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मौजूद है। मेंडले को डाउनलोड करें, उसमें अपनी लाइब्रेरी डेवलप करें और मज़े से अपने रिसर्च पेपर्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।